सुबह की हल्की धूप 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की से अंदर आ रही थी। डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्होंने सिर उठाया और देखा कि शर्लॉक होल्म्स अपने हाथ में एक अजीब सी छड़ी लेकर अंदर आ रहा था। छड़ी पुरानी थी, लेकिन बहुत कीमती लकड़ी से बनी थी। उस पर चांदी की नक्काशी थी और उस पर लिखा था, टू डॉक्टर मॉर्टिमर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑफ सीसीएच। होल्म्स ने छड़ी को ध्यान से देखा और मुस्कराया। वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है, इस छड़ी का मालिक कैसा आदमी है? वॉटसन ने थोड़ी देर छड़ी को देखा और बोले, मेरा अनुमान है ये किसी डॉक्टर की छड़ी है। C.C.H शायद किसी अस्पताल या संस्था का नाम है। लकड़ी के घिसने से लगता है कि ये कई सालों से प्रयोग में है। वो व्यक्ति शायद ग्रामीण इलाके में रहता होगा, क्योंकि इस तरह की छड़ी गांव के डॉक्टर ही रखते हैं। होल्म्स ने सिर हिलाया, जैसे किसी विद्यार्थी को अच्छे अंक मिले हों। काफी अच्छा अवलोकन, मेरे प्रिय वॉटसन। लेकिन ध्यान दो, छड़ी पर जो खरोंचें, वे घोड़े की सवारी करते समय की लगती है, पैदल चलने से नहीं। और C.C.H का अर्थ संभवतः चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल है, जहां से डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। वॉटसन मुस्कराए, तो आप कह रहे हैं कि यह छड़ी किसी डॉक्टर की है जो पहले लंदन में था और अब गांव में रहकर प्रैक्टिस करता है? होल्म्स ने कहा, बिल्कुल। और अनुमान लगाओ, वो कौन हो सकता है? क्योंकि ये छड़ी हमारे दरवाजे पर कल रात किसी ने छोड़ी थी। तभी घंटी बजी और नौकर मिसेस हडसन ने आकर कहा, डॉक्टर मॉर्टिमर नाम के सज्जन आपसे मिलने आए हैं, मिस्टर होम्स। होल्म्स ने वॉटसन की ओर मुस्कुराकर देखा, तो हमारे अनुमान का परीक्षण करने का वक्त आ गया, वॉटसन। दरवाजे पर लंबा, पतला आदमी दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता थी, पर कुछ विचलन भी। उसने टोपी उतारी और बोला, मुझे खेद है, मिस्टर होम्स, कल रात मैं आपको नहीं पा सका। मैंने अपनी छड़ी यही भूल छोड़ी। होल्म्स ने छड़ी उसे सौंपी। आपका स्वागत है, डॉक्टर मॉर्टिमर। हमें आपकी छड़ी से काफी दिलचस्प बातें मालूम हुई। डॉक्टर हंस पड़े, तो आप वास्तव में उन प्रसिद्ध मिस्टर शर्लॉक होल्म्स हैं। मैंने आपकी जासूसी के किस्से सुने हैं। होल्म्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठिए, डॉक्टर, और बताइए, आप आज हमारे पास किस कारण आए हैं? डॉक्टर मॉर्टिमर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मिस्टर होम्स, मैं एक अजीब और भयावह कहानी लेकर आया हूं। अगर ये किसी दूसरे को सुनाता तो शायद वो मुझे पागल समझता। होल्म्स ने झुककर कहा, मुझे रहस्य बहुत पसंद है, डॉक्टर, कृपया जारी रखें। डॉक्टर मॉर्टिमर ने अपनी जेब से एक पुरानी, पीली हो चुकी पांडुलिपि निकाली। यह दस्तावेज बास्करविल परिवार के इतिहास से संबंधित है, उन्होंने कहा। उन्होंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। सन 1742 की ये कथा है। उस समय देवोनशायर में ह्यूगो बास्करविल नामक व्यक्ति रहता था, धनवान पर अत्याचारी। वो शराब और शिकार का दीवाना था। एक रात ह्यूगो ने अपने खेतों में काम करने वाली एक युवती को अगवा कर लिया और उसे बास्करविल हॉल में कैद कर दिया। लेकिन युवती किसी तरह भाग निकली और रात के अंधेरे में मूर दलदल वाले मैदान की ओर दौड़ी। ह्यूगो उसके पीछे अपने कुत्तों और घुड़सवारों के साथ दौड़ा। रात काली थी, चांद की रोशनी भी धुंध में खो गई थी। जो लोग उसके पीछे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ देर बाद ह्यूगो को मैदान में पाया। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके पास पड़ा था एक भयानक कुत्ता, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका आकार किसी राक्षस जैसा था। तब से यह कहा जाता है कि बास्करविल परिवार पर उस दानवी कुत्ते का शाप लगा हुआ है। जो भी वंशज अत्याचार करेगा या परिवार के नाम का अपमान करेगा, उसे वो कुत्ता मार डालता है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने दस्तावेज बंद किया और बोला, यह कहानी हमारे समय की लगती नहीं, मिस्टर होम्स, लेकिन हाल ही में सर चार्ल्स बास्करविल की मौत ऐसे हालात में हुई है
कि लोग मानने लगे हैं कि वो सांप फिर से जाग उठा है। वॉटसन ने आश्चर्य से कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि कोई इंसान नहीं बल्कि वो भूतिया कुत्ता उनकी मौत का कारण है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, डॉक्टर वॉटसन, लेकिन जो मैंने देखा है वो किसी तर्क से समझाया नहीं जा सकता। 3 हफ्ते पहले की बात है, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहना शुरू किया। सर चार्ल्स हर रात अपने बगीचे में टहलने की आदत रखते थे। वो बहुत दयालु व्यक्ति थे, गांव वालों की मदद करते रहते थे। लेकिन उसी रात वो घर नहीं लौटे। अगली सुबह जब मैंने और उनके नौकर बैरीमोर ने खोज की, तो हमें उनका शव मिला। उनकी आंखें भय से खुली हुई थी। चेहरा विकृत था, जैसे उन्होंने कोई अत्यंत डरावनी चीज देखी हो, लेकिन शरीर पर कोई चोट नहीं थी। हॉल्म्स ने बीच में पूछा, और आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानवर या इंसान नहीं मिला? डॉक्टर ने धीरे से कहा, शरीर के पास जमीन पर बड़े पंजों के निशान मिले, कुत्ते के, पर इतने विशाल कि किसी सामान्य जानवर के नहीं हो सकते। वॉटसन ने कहा, क्या किसी ने वो कुत्ता देखा? नहीं, पर गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने रातों में धुंध के बीच एक भूतिया कुत्ते की चीखें सुनी हैं। हॉल्म्स ने धीरे से अपनी पाइप जलाई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अब सवाल यह है, डॉक्टर ने कहा, कि सर चार्ल्स के उत्तराधिकारी सर हेनरी बैस्करविल कल कनाडा से लंदन आने वाले हैं। क्या उन्हें उस हवेली में जाना चाहिए या नहीं? हॉल्म्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास जाकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, डॉक्टर मॉर्टिमर, यह मामला विज्ञान, अंधविश्वास और अपराध का संगम लगता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। वॉटसन, होम्स ने कहा जब डॉक्टर जा चुके थे, यह मामला हमारे लिए अद्भुत चुनौती है। यहां कोई अपराधी है जो अंधविश्वास का सहारा लेकर हत्या कर रहा है, या शायद कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। वॉटसन ने कहा, क्या हम बैस्करविल हॉल जाएंगे? हॉल्म्स ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पहले हमें सर हेनरी से मिलना होगा और यह देखना होगा कि क्या कोई उन्हें भी डराने की कोशिश कर रहा है। वॉटसन ने कहा, आपको क्या लगता है, यह शाप सच है? हॉल्म्स मुस्कराया, मेरे प्रिय वॉटसन, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई दानव है तो वो इंसान के रूप में ही होगा। सुबह की ठंडी हवा बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। शर्लॉक होल्म्स अपने पुराने गहरे लाल कुर्सी पर बैठा था। पाइप से धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। डॉक्टर वॉटसन कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ थी। आज सर हेनरी आने वाले हैं, है ना? वॉटसन ने पूछा। होल्म्स ने सिर हिलाया। हां, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा था कि वे आज सुबह होटल नॉर्थम्बलैंड में ठहरेंगे। और आप उनसे वहीं मिलेंगे? होल्म्स मुस्कराया। नहीं, मेरे प्रिय वॉटसन, वे पहले मुझसे मिलने यहां आएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि उन पर खतरे का असर क्या है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस हडसन ने अंदर झांक कर कहा, डॉक्टर मॉर्टिमर और सर हेनरी बास्करविल आपसे मिलने आए हैं। दोनों अंदर आए। डॉक्टर मॉर्टिमर पहले जैसे ही गंभीर दिख रहे थे, जबकि सर हेनरी एक युवा, स्वस्थ और आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। चौड़ी कंधे, सख्त निगाहें और साहस से भरा चेहरा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर होम्स, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान जासूस हैं, तो शायद आप ही मुझे ये बता पाएंगे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। होम्स ने शांति से पूछा, क्या कोई समस्या है, सर हेनरी? हेनरी ने जेब से एक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। वो एक पुराना, मुड़ा हुआ पत्र था, जिस पर अखबार से काटे हुए शब्द चिपकाए गए थे। उस पर लिखा था, इफ यू वैल्यू योर लाइफ और योर रीजन, कीप अवे फ्रॉम द मोर। अगर तुम अपनी जान या अपनी समझदारी की कद्र करते हो, तो मोर, दलदल से दूर रहो। होल्म्स ने तुरंत उस पत्र को उठाया और आवर्धक कांच से देखने लगा। दिलचस्प, उसने कहा। शब्द मूर हाथ से लिखा गया है। बाकी सारे शब्द अखबार से काटे गए हैं।
इसका मतलब है कि लिखने वाला ये नहीं चाहता था कि उसकी लिखावट पहचानी जाए। वॉटसन ने पूछा, क्या ये आज ही मिला? हाँ, सर हेनरी ने जवाब दिया। मैं होटल पहुंचा ही था कि ये पत्र मेरे नाम वहां के रिसेप्शन पर पहले से रखा मिला। कोई नहीं जानता कि इसे किसने दिया। हॉल्म्स ने कहा, तो कोई व्यक्ति आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। मुझे तो लंदन पहुंचे हुए मुश्किल से 2 घंटे हुए हैं। हॉल्म्स ने कहा, यही तो अजीब है। सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर के जाने के बाद हॉल्म्स खिड़की के पास खड़ा हो गया। वो सड़क की ओर देखता रहा, फिर बोला, वॉटसन, तैयार हो जाओ, हम भी बाहर चलेंगे। दोनों कुछ दूरी पर चलते हुए होटल की दिशा में पहुंचे। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, दाईं ओर देखो, टैक्सी में बैठे उस आदमी को देख रहे हो? वॉटसन ने देखा, एक गहरी टोपी पहना हुआ आदमी जो अखबार के पीछे छिपा था। हॉल्म्स बोला, वही हमारी नजर का केंद्र है। वो लगातार सर हेनरी और मॉर्टिमर को देख रहा था। हॉल्म्स ने तुरंत एक कैब रोकी और बोला, ड्राइवर, उस टैक्सी का पीछा करो, जल्दी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, वो टैक्सी आगे निकल चुकी थी। हॉल्म्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो हमसे बच निकला। वॉटसन ने कहा, आपने उसका चेहरा देखा? बस इतना कि उसने काली दाढ़ी रखी थी और वो लंदन का नहीं लग रहा था। हॉल्म्स ने कहा, वो कोई भी हो सकता है, कोई अपराधी, कोई जासूस, या शायद वही व्यक्ति जिसने पत्र भेजा। अगले दिन हॉल्म्स और वॉटसन फिर सर हेनरी से मिलने होटल पहुंचे। सर हेनरी थोड़ा परेशान थे। आज एक और अजीब बात हुई। उन्होंने कहा, मेरे नए जूतों में से एक गायब है। वॉटसन हंसे, शायद होटल के नौकरों की गलती होगी। नहीं, सर हेनरी बोले, वो बिल्कुल नया था और कल ही मैंने पहना था। हॉल्म्स ने कहा, एक जूता? बस एक ही? हाँ, सिर्फ दाया जूता। हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, अक्सर सबसे मामूली चीज ही सबसे गहरे रहस्य का हिस्सा होती है। उसी शाम जब वे लौटे, सर हेनरी के कमरे में फिर हड़कंप मच गया। अब वो नया नहीं, बल्कि पुराना जूता गायब हो गया था। और जो नया जूता पहले गायब था, वो अचानक वापस मिल गया। हॉल्म्स ने गंभीर स्वर में कहा, कोई आदमी जानबूझकर तुम्हारे जूते ले रहा है, क्योंकि जूतों से किसी व्यक्ति की गंध सबसे आसानी से मिलती है, शायद किसी कुत्ते को सूंघाने के लिए। वॉटसन ने विस्मित होकर कहा, आपका मतलब कोई उस दानवी कुत्ते की बात को सच करने की कोशिश कर रहा है? हॉल्म्स ने बस इतना कहा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बैस्करविल हॉल की यात्रा का निर्णय, सर हेनरी, हॉल्म्स ने कहा, अब आपके लिए बैस्करविल हॉल जाना टाला नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी रखनी होगी। आप अकेले नहीं जाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हेनरी ने पूछा। हॉल्म्स ने सिर हिलाया, फिलहाल नहीं, मुझे यहां लंदन में कुछ काम है। लेकिन डॉक्टर वॉटसन आपके साथ जाएंगे। वो मेरी आंख और कान बनेंगे। वॉटसन ने कहा, मैं तैयार हूं। हॉल्म्स ने कहा, वहां पहुंचकर हर व्यक्ति, हर आवाज, हर रात की हलचल का विवरण रोज मुझे लिखकर भेजना। कोई भी बात छोटी नहीं है। सर हेनरी ने कहा, ठीक है, मैं डरता नहीं। अगर शाप सच है तो उसका सामना करूंगा। हॉल्म्स मुस्कराया, और हम देखेंगे कि यह शाप है या छल। अगली सुबह स्टेशन पर एक ठंडी हवा चल रही थी। हॉल्म्स ने वॉटसन से हाथ मिलाते हुए कहा, सावधान रहना मेरे दोस्त। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना और हर परछाई पर शक करना। वॉटसन ने सिर हिलाया और सर हेनरी के साथ ट्रेन में बैठ गया। लंदन पीछे छूट गया। धीरे धीरे खेत, जंगल और पहाड़ नजर आने लगे। मौसम ठंडा और हवा में धुंध घुली हुई थी। डॉक्टर मॉर्टिमर रास्ते में उन्हें बताते रहे, ये इलाका बहुत पुराना है। लोग कहते हैं यहां की धरती में बैस्करविल शाप की गूंज अब भी सुनाई देती है। जैसे ही ट्रेन देवनशायर पहुंची, एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। स्टेशन छोटा था और वहां कुछ ही लोग थे। एक लंबा आदमी, सख्त चेहरा और घनी मूंछें लिए,
उनके पास आया। मैं बैरीमोर हूं, सर, बैस्करविल हॉल का नौकर। वो उन्हें एक पुरानी गाड़ी तक ले गया। घोड़े की टापें सुनसान रास्तों पर गूंज रही थी। चारों ओर फैले मैदान, पत्थरों से भरे दलदल, और दूर कहीं पर बर्फसी सफेद धुंध। वॉटसन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सर हेनरी ने धीरे से कहा, क्या ये जगह हमेशा इतनी वीरान रहती है? बैरीमोर ने कहा, रात को तो और भी अंधेरी हो जाती है, सर। लोग कहते हैं उन धुंधों में कुछ चलता है। गाड़ी जब बास्करविल हॉल के सामने रुकी, वो दृश्य किसी पुराने किले जैसा था। ऊंचे पत्थर की दीवारें, टिमटिमाती रोशनी, और ऊपर उड़ते चमगादड़। वॉटसन ने भीतर कदम रखा। उनके पैरों के नीचे पत्थर की ठंडी फर्श थी, और दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, बास्करविल पूर्वजों के। सबके चेहरों में एक ही कठोरता थी। बैरीमोर की पत्नी ने झुककर उनका स्वागत किया। उसकी आंखें सूनी थी और आवाज कांप रही थी। रात गहराने लगी। हॉल में सिर्फ हवा की आवाज थी, और कभी कभी किसी दूर की चीख जो दलदल की दिशा से आती लगती थी। वॉटसन ने अपनी डायरी में लिखा, यहां हर दीवार डर की कहानी कहती है। हॉल्म्स दूर है, लेकिन उसका निर्देश मेरे कानों में गूंजता है। हर छाया पर शक करो। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बास्करविल हॉल की ऊंची दीवारों पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। धुंध फैली हुई थी, और दूर कहीं किसी जानवर की लंबी, दुख भरी चीख सुनाई दी। वॉटसन ने अपनी डायरी खोली और लिखा, ये जगह भय से भरी है। हर आवाज में जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उन्होंने दरवाजा खोला और गलियारे में चले गए। लंबा, ठंडा गलियारा मोमबत्तियों की झिलमिल रोशनी से भरा था। कहीं दूर से किसी के पैरों की आहट आई, धीमी, सावधान, जैसे कोई चोरी छिपे चल रहा हो। वॉटसन ने ध्यान से देखा। वो बैरीमोर था। वो मोमबत्ती लिए चुपचाप आगे बढ़ रहा था, और सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल की ओर गया। वॉटसन ने उसका पीछा किया। बैरीमोर एक खिड़की के पास पहुंचा और मोमबत्ती को ऊंचा उठाया, जैसे किसी को संकेत दे रहा हो। वॉटसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से अपने कमरे में लौटकर खिड़की से बाहर देखा, और देखा दूर के मैदान में किसी ने जवाब में एक छोटी सी रोशनी चमकाई। वॉटसन ने डायरी में लिखा, बैरीमोर रात में किसी को संकेत देता है। यह कोई प्रेम कहानी नहीं हो सकती। ये कुछ और है, शायद अपराध। अगली सुबह वॉटसन ने सर हेनरी से यह बात साझा की। हेनरी ने कहा, अगर बैरीमोर कोई चाल चल रहा है तो हमें आज रात पकड़ना होगा। रात को दोनों छिप गए। घड़ी ने 12 बजाए। फिर वही हुआ। बैरीमोर धीरे धीरे आया, हाथ में मोमबत्ती, और खिड़की पर जाकर उसे उठाया। सर हेनरी ने झटके से दरवाजा खोला। बैरीमोर, तुम ये क्या कर रहे हो? बैरीमोर घबरा गया। मोमबत्ती गिर गई। वो कांपते हुए बोला, सर, मैं किसी अपराध में नहीं। मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूं। भाई? वॉटसन ने पूछा। हां, सर, मेरा छोटा भाई सेल्डन। वो जेल से भागा हुआ है। वो बहुत खतरनाक आदमी था, पर बीमार है। मैं उसे मरने के लिए दलदल में नहीं छोड़ सकता था। मैं हर रात उसे खाना और कपड़े भेजता हूं। वॉटसन और हेनरी ने एक दूसरे को देखा। सर हेनरी ने कहा, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। बैरीमोर बोला, वो जल्द ही देश छोड़ देगा, सर। बस 1-2 दिन और। वॉटसन ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सब तुम्हारे मालिक को बताना जरूरी था। बैरीमोर की पत्नी रो पड़ी। कृपया सर, उसे पकड़वाइए मत। सर हेनरी ने कहा, ठीक है, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, पर अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं खुद उसे पकड़वाऊंगा। अगली रात वॉटसन और सर हेनरी बाहर निकले। वे देखना चाहते थे कि सचमुच सेल्डन कहाँ छिपा है। दलदल में हवा बहुत ठंडी थी। धुंध नीची लटक रही थी, और हर तरफ पानी में चमकती रोशनी जैसे कोई आंखें हों। अचानक एक आवाज आई,
एक लंबी, गूंजती हुई, भयानक चीख। वो इतनी गहरी थी कि वॉटसन के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? हेनरी ने घबराकर पूछा। वॉटसन ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि ये वही कुत्ता है, बैस्करविल का दानव। चीख कुछ क्षणों तक चलती रही, फिर धीरे धीरे दूर चली गई, जैसे कोई विशाल जीव धुंध में गुम हो गया हो। वे दोनों कुछ देर सन्न रह गए। फिर उन्होंने पास की चट्टानों में एक छाया सी हिलती देखी। वॉटसन ने सोचा वो सेल्डन होगा, लेकिन जब उन्होंने नजदीक देखा, वो आदमी लंबा था, चौड़ी कंधों वाला, और उसकी चाल बेहद सधी हुई थी। वो कैदी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी शिकारी की तरह आसपास देख रहा था। वॉटसन के दिमाग में बिजली कौंधी, ये कोई और है। रात को वॉटसन ने अपनी रिपोर्ट होम्स को भेजी। प्रिय होम्स, यहां कुछ बेहद अजीब घट रहा है। बैरीमोर अपने अपराधी भाई की मदद कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य उस अजनबी आदमी का है जो मोर में छिपा हुआ है। मैंने उसे एक चट्टान पर देखा, जैसे वो हमें देख रहा हो, और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। अगले दिन वॉटसन ने फैसला किया कि वो उस रहस्यमयी व्यक्ति का पीछा करेगा। वो दलदल की ओर निकला, हाथ में रिवॉल्वर और जेब में नक्शा लेकर। वो कई घंटे तक चलता रहा। धूप में भी यहां की हवा ठंडी थी, और चारों तरफ वीरानी फैली थी। कहीं दूर एक चट्टान के ऊपर एक आदमी बैठा था, लंबा, टोपी पहने, और दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। वॉटसन धीरे धीरे चढ़ाई पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो आदमी उठ खड़ा हुआ और गायब हो गया। वॉटसन दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। वहां कुछ खाने के बर्तन और एक पुराना कंबल पड़ा था, और उस पर लिखा था, डॉक्टर वॉटसन फ्रॉम शर्लॉक होल्म्स। वॉटसन ठिठक गया। फिर पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता था, वॉटसन, कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। वॉटसन पलटा, और उसके सामने खुद शर्लॉक होल्म्स खड़ा था। होल्म्स मुस्करा रहा था। उसका चेहरा धूप में कठोर दिख रहा था। वॉटसन ने कहा, होल्म्स, तुम यहां कब से हो? कई दिनों से, होल्म्स ने कहा। मुझे लगा, अगर मैं लंदन से दूर रहूं, तो अपराधी अपने असली रूप में सामने आएगा। वॉटसन ने कहा, तो वो पत्र, वो टैक्सी में छिपा आदमी, सब। होल्म्स ने सिर हिलाया। हां, कोई सर हेनरी का पीछा कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो वही व्यक्ति है जिसने सर चार्ल्स की मौत कराई। लेकिन कौन? होल्म्स ने कहा, वो वही आदमी है जो खुद को नेचुरलिस्ट, प्रकृति विज्ञानी, कहता है, मिस्टर स्टेपल्टन। वॉटसन चौंक गए। स्टेपल्टन? वो तो बहुत सभ्य और सौम्य आदमी है। उसकी बहन भी बहुत विनम्र है। होल्म्स ने गंभीरता से कहा, वो औरत उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। वो झूठ बोल रहा है। वॉटसन ने अविश्वास से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? हां, होल्म्स ने कहा, मैंने उनकी बातें सुनी। वो औरत किसी कारण से उसे डरती है, और उसने सर हेनरी को उस खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। वॉटसन ने याद किया, वो पत्र, वही पत्र जिसमें लिखा था, इफ यू वैल्यू योर लाइफ, कीप अवे फ्रॉम द मोर। होल्म्स ने कहा, बिल्कुल, वो पत्र उसी औरत ने लिखा था। होल्म्स ने कहा, वॉटसन, स्टेपल्टन ने उस शाप का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है। उसने एक असली कुत्ते को प्रशिक्षित किया है, और उसे रात में मोर पर छोड़ देता है। कुत्ते के शरीर पर फॉस्फोरस लगाया जाता है ताकि वह चमके और देखने वाला समझे कि ये भूतिया जानवर है। वॉटसन ने दांत भींचे, तो सर चार्ल्स उसी कुत्ते को देखकर डर से मरा? होल्म्स ने कहा, ठीक वही, और अब स्टेपल्टन यही खेल सर हेनरी के साथ खेलने की सोच रहा है। वॉटसन ने कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? होल्म्स ने जवाब दिया, हम उसे उसके ही जाल में फंसाएंगे। रात धीरे धीरे मैदान पर उतर रही थी। सूरज की आखिरी लाल किरणें दलदल की नमी में डूब रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज पास से गुजरी हो। डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके मन में अभी भी वही सवाल घूम रहा था,
क्या सचमुच इस जगह पर कोई शैतानी ताकत है? सर हेनरी नीचे ड्राइंग रूम में बैठा था। आग की लपटें उसकी परछाई को दीवार पर झुलसा रही थी। बैरीमोर और उसकी पत्नी ने जल्दी भोजन कर लिया था और अपने कमरे में जा चुके थे, पर वॉटसन की नींद गायब थी। उन्हें याद आया, पिछले कुछ दिनों से हर रात बैरीमोर किसी के कमरे में जाकर मोमबत्ती जलाता था। वॉटसन ने तय किया कि आज वो इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे गलियारे में उतरे। सब तरफ सन्नाटा था। बस हवा के साथ लकड़ी की पुरानी बीमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। बैरीमोर के कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने हल्की सी रोशनी देखी। वो एक मोमबत्ती थी जो धीरे धीरे हवा में झिलमिला रही थी। वॉटसन ने झांक कर देखा। बैरीमोर किसी खिड़की के पास खड़ा था और बाहर किसी ओर इशारा कर रहा था। वॉटसन ने तुरंत सर हेनरी को जगाया। सर हेनरी, जल्दी आइए। लगता है ये आदमी किसी को इशारा कर रहा है। सर हेनरी ने बिना समय गवाए कपड़े पहने और दोनों धीरे से कमरे के बाहर निकले। बैरीमोर चौंक पड़ा जब उन्होंने पीछे से उसे पकड़ लिया। तुम्हारा इरादा क्या है, बैरीमोर? किसे इशारा कर रहे थे तुम? सर हेनरी गरजा। बैरीमोर के चेहरे पर डर था। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने कहा। मैं अपने भाई के लिए इशारा कर रहा था। वो भागा हुआ कैदी है, सेल्डन। सर हेनरी और वॉटसन दोनों सन्न रह गए। वो तुम्हारा रिश्तेदार है? वॉटसन ने पूछा। हाँ साहब, बैरीमोर बोला। वो मेरी पत्नी का भाई है। वो एक अपराधी है, लेकिन बुरा इंसान नहीं। हमने उसे भूख से मरने नहीं दिया। सर हेनरी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, कल सुबह हम पुलिस को बताएंगे, लेकिन आज रात नहीं। वॉटसन को लगा, सर हेनरी का दिल दयालु है, पर उनके भीतर कुछ और चल रहा था। उन्हें यह मौका लग रहा था सच्चाई के और करीब जाने का। उन्होंने सर हेनरी से कहा, अगर ये आदमी पास के दलदल में है तो हम उसे खुद ढूंढ सकते हैं। सर हेनरी बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ने पिस्तौलें ली और चांदनी में बाहर निकल पड़े। हवा में ठंडक थी और दलदल से हल्की सी भाप उठ रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दी। घास पर उनके कदमों की आवाज दबती जा रही थी। अचानक कहीं से एक तीखी, भयानक आवाज आई, जैसे कोई जानवर कराह रहा हो। सर हेनरी ठिठक गया। वॉटसन, क्या तुमने सुना? वॉटसन ने सिर हिलाया। हां, और वो इंसानी नहीं थी। वो आवाज फिर आई, एक गहरी, डरावनी हुआ, जैसे कोई विशाल कुत्ता मैदान में दहाड़ रहा हो। दोनों ने पिस्तौलें संभाली। ये वो शैतान है जिसकी बात सब करते हैं, सर हेनरी बोला। उन्होंने टॉर्च चलाई। दूर एक काली आकृति झुककर कुछ उठा रही थी। वॉटसन चिल्लाया, रुको। वो आकृति अचानक उठी और भागने लगी। दोनों उसके पीछे दौड़े। दलदल में दौड़ते हुए उनके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। वो आदमी पत्थरों के बीच से निकल गया, पर वॉटसन ने साफ देखा, वो वही था, सेल्डन, भागा हुआ कैदी। वो फुर्ती से एक चट्टान के पीछे गायब हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, वो गायब हो चुका था। सांसें उखड़ती हुई दोनों वापस लौटे। रास्ते में वॉटसन फिर रुका। कहीं दूर कोई आदमी चट्टान पर खड़ा था। वो लंबा था, स्थिर, और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वॉटसन को लगा कोई उन्हें देख रहा है। सर हेनरी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? वॉटसन ने सिर झटक दिया, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा। पर भीतर से उसे यकीन था, वो वहां अकेले नहीं थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने हवेली को सोने जैसा बना दिया। बैरीमोर शांत था, पर उसकी पत्नी रो रही थी। वॉटसन ने उससे पूछा, क्या तुम उस आदमी से फिर संपर्क करोगी? बैरीमोर बोला, नहीं साहब, अब वो यहां नहीं रहेगा। हम उसे आज रात खाने का आखिरी पैकेट देंगे, फिर वो भाग जाएगा। वॉटसन ने तय किया कि वो इस बार उस आदमी से खुद बात करेगा। रात में जब बैरीमोर खाने का पैकेट लेकर गया, वॉटसन ने उसका पीछा किया।
बैरीमोर एक पहाड़ी के किनारे पहुंचा और वहीं उसने खाने का पैकेट रखा। फिर लौट आया। वॉटसन ने इंतजार किया। कुछ देर बाद अंधेरे से एक छाया उभरी, वही सेल्डन। वॉटसन ने आगे बढ़कर कहा, रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। सेल्डन घबरा गया, पर फिर बोला, तुम पुलिस नहीं हो? नहीं, मैं डॉक्टर हूं। वॉटसन ने उससे कुछ सवाल पूछे, पर सेल्डन ने बस इतना कहा, यहां एक और आदमी है, वो मुझे भी डराता है। रात में यहां उसकी परछाई घूमती है। वॉटसन ने पूछा, कौन आदमी? पर सेल्डन ने कहा, मैं उसका चेहरा नहीं जानता, पर वो यहां हर रात घूमता है। वॉटसन वापस लौटा तो उसका मन बेचैन था। कौन हो सकता है वो रहस्यमय आदमी? क्या वही है जो हॉल्म्स की जगह सब पर नजर रख रहा है, या कोई और जो इस रहस्य के केंद्र में है? सुबह वॉटसन ने सर हेनरी को बताया कि मैदान में कोई और आदमी भी है। सर हेनरी चौंक गया। तो फिर हॉल्म्स का क्या हुआ? उसने अब तक कुछ नहीं लिखा। वॉटसन ने कहा, शायद वो किसी गहरी योजना में है, पर भीतर से उसे एहसास हो रहा था, खेल अब और खतरनाक होने वाला है। क्या वो रहस्यमय आदमी कोई अजनबी था, या वही था जिसकी वो महीनों से तलाश कर रहे थे? हॉल्म्स का नाम उनके मन में आया, पर वॉटसन कुछ कह नहीं पाया। रात उतर चुकी थी और बैस्करविल का कुत्ता फिर से मैदान में दहाड़ने वाला था। सुबह का आसमान धुंध से भरा हुआ था। वॉटसन बाहर खड़ा मैदान की तरफ देख रहा था, जहां सूरज की एक भी किरण जमीन को नहीं छू पा रही थी। किसी अदृश्य डर ने उसके मन को जकड़ लिया था। पिछली रात की घटनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था। बैरीमोर और उसकी पत्नी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में किसी गहरे बोझ की छाया थी। सर हेनरी अपने अध्ययन कक्ष में अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहा था, पर उसके मन में भी बेचैनी थी। वॉटसन ने सोचा, अब और इंतजार नहीं, मुझे हॉल्म्स को पत्र लिखना ही होगा। वो अपने कमरे में गया और कागज पर लिखा, प्रिय हॉल्म्स, यहां रहस्य और गहराता जा रहा है। मैंने उस भागे हुए कैदी से बात की है, पर उसने भी बताया कि यहां एक और आदमी छिपा है। क्या आप लौटेंगे, या फिर मुझे ही ये खेल अकेले खेलना होगा? वॉटसन ने चिट्ठी सील की और गांव भेजने को तैयार हुआ। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बैरीमोर अंदर आया, हाथ में एक पत्र लिए हुए। डॉक्टर साहब, ये अभी अभी किसी चरवाहे ने दिया है, कहा कि ये आपके लिए है। वॉटसन ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। एसएच। वॉटसन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। शर्लॉक होम्स मैदान में मौजूद था, पर कहा, उसने तुरंत सर हेनरी को कुछ बताए बिना अपना कोट पहना और बाहर निकल पड़ा। धुंध के बीच वो उस दिशा में चला जहां से पहले उसने एक रहस्यमय आदमी की आकृति देखी थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी। वो एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा, किसी के खाने के बर्तन, तंबाकू की डिब्बी और एक कंबल पड़ा था। वॉटसन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अंदर दाखिल हुआ और बोला, कौन है वहां? अचानक पीछे से एक आवाज आई, अपना पिस्तौल नीचे रखो, वॉटसन। वॉटसन मुड़ा। सामने हॉल्म्स खड़ा था। हॉल्म्स, तुम यहां? हॉल्म्स मुस्कराया। हाँ मेरे प्रिय वॉटसन, मैं यही था, बस छाया में। वॉटसन ने राहत की सांस ली। तुमने तो मुझे अंधेरे में रखा। हॉल्म्स ने कहा, कभी कभी सच्चाई तभी दिखती है जब बाकी सब अनजान हो। उन्होंने झोपड़ी की मेज पर फैले नक्शे की ओर इशारा किया। देखो वॉटसन, मैंने यहां के पूरे दलदल का सर्वे किया है। कहीं न कहीं इस रहस्य का जवाब यही छिपा है। वॉटसन ने पूछा, तो वो भूतिया कुत्ता? हॉल्म्स ने कहा, भूत नहीं, इंसान की चाल है, पर हमें यह साबित करना होगा। वॉटसन ने कहा, सर हेनरी पर कोई नजर रख रहा है। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हां, और वही हमारा शिकार है। तभी झोपड़ी के बाहर से कुछ आवाजें आईं। हॉल्म्स ने इशारा किया,
शश, कोई आ रहा है। दोनों ने खिड़की से झांका। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था, हाथ में दूरबीन और चेहरा टोपी से ढका हुआ। हॉल्म्स ने वॉटसन से कहा, यह वही आदमी है जो सर हेनरी का पीछा कर रहा है। वो धीरे धीरे झोपड़ी के पास आया, फिर रुककर चारों ओर देखा, पर हॉल्म्स और वॉटसन छिपे रहे। कुछ पल बाद वो आदमी दूसरी दिशा में चला गया। हॉल्म्स ने कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी। कल सर हेनरी स्टेपल्टन के घर जा रहा है और मुझे यकीन है कि वहीं से खेल खत्म होगा। अगले दिन सर हेनरी स्टेपल्टन के घर गया। स्टेपल्टन का घर एक पुराने तालाब के पास था, चारों ओर दलदल और बीच में वो हवेली। स्टेपल्टन ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उसकी बहन मिस बेरिल कुछ कहना चाह रही थी, पर वो चुप रही। सर हेनरी को अब भी उस पर आकर्षण था। वॉटसन दूर से ये सब देख रहा था। स्टेपल्टन बार बार किसी बात पर हंसता, पर उसके पीछे कुछ छिपा था। वॉटसन को शक होने लगा कि यही आदमी सारा खेल रच रहा है। हॉल्म्स ने उसी रात वॉटसन को बुलाया। वॉटसन, हमें स्टेपल्टन के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। क्या? हॉल्म्स ने मेज पर रखी एक पुरानी किताब दिखाई। ये किताब सर चार्ल्स बास्करविल की थी। इसमें स्टेपल्टन का असली नाम छिपा हुआ है। वो असल में बास्करविल परिवार का ही सदस्य है, जो अपनी पहचान छिपाकर दौलत हथियाना चाहता है। वॉटसन दंग रह गया। तो वो सर हेनरी को मारना चाहता है? हॉल्म्स बोला, बिल्कुल। और उसके पास एक असली विशाल कुत्ता है, जिसे उसने भूतिया बनाने के लिए फास्फोरस से रंग दिया है। वॉटसन ने पूछा, और हम क्या करेंगे? हॉल्म्स ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। रात काली थी, धुंध चारों ओर फैली थी। सर हेनरी अकेला घर से निकला। उसने स्टेपल्टन के बुलावे पर तालाब के पास जाने की हामी भरी थी। हॉल्म्स और वॉटसन पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे थे। दलदल में सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक कहीं दूर से एक लंबी, खौफनाक हुआ। वो वही आवाज थी, बैस्करविल का कुत्ता। सर हेनरी ठिठक गया। वॉटसन ने पिस्तौल निकाली। हॉल्म्स ने फुसफुसाया, तैयार रहो। अंधेरे में चमकती आंखें नजर आई। फिर एक विशाल, भूतिया कुत्ता झपट्टा मारता हुआ सर हेनरी की ओर दौड़ा। उसके मुंह से फास्फोरस की नीली चमक निकल रही थी। सर हेनरी चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। हॉल्म्स ने गोली चलाई। कुत्ता गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। वॉटसन ने दूसरी गोली मारी और इस बार वो जमीन पर ढेर हो गया। हॉल्म्स ने जल्दी से सर हेनरी को उठाया। वो जिंदा था, बस सदमे में। हॉल्म्स ने कहा, अब असली शिकारी को पकड़ना बाकी है। वो और वॉटसन उस दिशा में दौड़े जहां से कुत्ता लाया गया था। धुंध के बीच उन्होंने स्टेपल्टन को भागते देखा। वो दलदल की ओर भागा और फिर अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई। वो उसी दलदल में समा गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सुबह सब खत्म हो चुका था। सर हेनरी जीवित था। मिस बेरिल स्टेपल्टन ने सब कुछ स्वीकार किया। उसके भाई ने उसे धमकाकर ये खेल खेलने पर मजबूर किया था। हॉल्म्स ने कहा, यह अपराध किसी राक्षस का नहीं, बल्कि इंसान के लालच का था। वॉटसन ने सिर हिलाया, और हर भूत के पीछे कोई तर्क होता है जो सिर्फ तुम देख सकते हो, हॉल्म्स। हॉल्म्स मुस्कुराया, नहीं वॉटसन, इस बार तुम्हारी बहादुरी ने सच्चाई तक पहुंचाया। लंदन लौटते समय हॉल्म्स ने कहा, हर रहस्य का एक नैतिक होता है, वॉटसन। और इस बार का यह है, डर इंसान के भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं। वॉटसन ने खिड़की से बाहर झांका। थेम्स नदी पर सूरज की किरणें खेल रही थी। लंदन का कोहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, अगला केस और भी अजीब होगा। वॉटसन मुस्कराया, मैं तैयार हूं, मेरे दोस्त। लंदन की शाम थी। बेकर स्ट्रीट की पुरानी खिड़कियों से हल्की सी धूप कमरे में फैल रही थी। डॉक्टर वॉटसन कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने वही परिचित दृश्य था।
हॉल्म्स अपनी कुर्सी पर झुका हुआ पाइप पीते हुए गहरी सोच में डूबा था। कई दिनों बाद ये पहली बार था जब दोनों फिर से अपने घर में लौटे थे। बैस्करविल का मामला अब पीछे छूट चुका था, पर वॉटसन के मन में अब भी कई सवाल थे। उन्होंने कहा, हॉल्म्स, अब जब सब खत्म हो गया है, क्या तुम बताओगे कि असल में हुआ क्या था? हॉल्म्स मुस्कराया। वॉटसन, हर रहस्य के पीछे एक तर्क होता है, और जब तक उसे पूरा जोड़ा न जाए, कहानी अधूरी रहती है। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया और बाहर झांकते हुए बोला, सब कुछ शुरू हुआ था सर चार्ल्स बास्करविल की मौत से। लोग डर गए थे, क्योंकि वहां की जमीन ही अंधविश्वास से भरी थी। पर मैंने शुरुआत से ही मान लिया था कि कोई इंसान इस भूतिया कुत्ते की कहानी के पीछे छिपा है। वॉटसन ने पूछा, लेकिन तुमने कैसे जाना कि वो इंसान स्टेपल्टन है? हॉल्म्स ने अपनी पाइप बुझाई और मुस्कराया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विनम्र था और बहुत ज्यादा चौकस भी। मैंने देखा कि वो हर बात में सर हेनरी की भलाई दिखा रहा था, पर असल में वो उसे नियंत्रित कर रहा था। हॉल्म्स ने मेज पर कुछ कागज फैलाए। ये सब मैंने पहले ही लंदन में पता कर लिया था। स्टेपल्टन असल में बास्करविल परिवार का एक दूर का रिश्तेदार था। उसका असली नाम रॉजर बास्करविल जेआर था। वो एक बार दक्षिण अमेरिका भाग गया था, जब उसके पिता को अपराधों के कारण देश से निकाल दिया गया था। वहां उसने अपनी पहचान बदली और बाद में इंग्लैंड लौट आया। वॉटसन ध्यान से सुन रहा था। हॉल्म्स बोला, उसे पता था कि सर चार्ल्स की मौत के बाद सारी संपत्ति सर हेनरी को मिलेगी, इसलिए उसने फैसला किया कि अगर सर हेनरी भी मर जाए तो संपत्ति का हकदार वही होगा। वॉटसन ने बीच में कहा, और इसीलिए उसने वो भूतिया कुत्ता तैयार किया? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल। उसने एक विशाल मास्टिफ कुत्ता खरीदा और उसे एक पुराने खलिहान में छिपा कर रखा। फिर उसने उस पर फास्फोरस का लेप लगाया ताकि वो अंधेरे में चमके। वॉटसन ने कहा, लेकिन सर चार्ल्स की मौत? हॉल्म्स ने जवाब दिया, वो पहले प्रयोग था। उसने सर चार्ल्स को उसी पुराने रास्ते पर बुलाया जहां शाप की कहानी जुड़ी थी। वहां कुत्ता छोड़ दिया। सर चार्ल्स के दिल की हालत पहले से खराब थी और डर के मारे उसका दिल बंद हो गया। हॉल्म्स ने फिर कहा, और जब सर हेनरी लौटा तो उसने वही योजना दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार हम तैयार थे। वॉटसन मुस्कराया, और हमने उसका खेल वही खत्म कर दिया। हॉल्म्स बोला, हां, पर अगर हम कुछ देर भी करते तो सर हेनरी भी नहीं बच पाता। हॉल्म्स अब गंभीर हो गया। वॉटसन, मुझे एक बात माननी होगी। तुम्हारी बहादुरी के बिना मैं ये केस इतनी जल्दी नहीं सुलझा पाता। तुम्हारी रिपोर्टों ने मुझे हर जानकारी दी, जिससे मैंने पूरा जाल समझा। वॉटसन थोड़ा शर्माया। मैं तो बस तुम्हारे आदेशों का पालन कर रहा था। हॉल्म्स ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, कभी कभी सच्चाई वही देखता है जो दिल से ईमानदार हो, और वो तुम हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है वह रात जब हमने उस कुत्ते का सामना किया था? अगर तुमने गोली न चलाई होती तो आज सर हेनरी जिंदा न होता। वॉटसन ने गहरी सांस ली। मैं अब भी उस आवाज को नहीं भूल पा रहा। हॉल्म्स, वो हुआ जैसे किसी प्रेत की चीख। हॉल्म्स ने हल्के से मुस्कराया। वो इंसान के डर की आवाज थी, वॉटसन, और यही सबसे बड़ा भूत है। कुछ देर बाद सर हेनरी भी आया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में सुकून था। उसने कहा, हॉल्म्स, अब जब सब खत्म हो गया है, मैं विदेश जाना चाहता हूं। वो जगह मुझे अब भी डराती है। हॉल्म्स ने कहा, तुम्हारा जाना सही है। उस घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो। डर की जड़ें वही हैं, लेकिन अब वहां सच्चाई की रोशनी पहुंची है। सर हेनरी ने दोनों का धन्यवाद किया। वॉटसन ने कहा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। सर हेनरी मुस्कराया, हां, पर उस रात की गूंज शायद जिंदगी भर साथ रहेगी। वो चला गया। हॉल्म्स कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर बोला, वॉटसन, ये केस अजीब था। ये हमें बताता है
कि जब इंसान अपनी समझ खो देता है तो अंधविश्वास सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। वॉटसन ने कहा, और यही वजह है कि तुम्हारे जैसे लोग जरूरी हैं। हॉल्मस हॉल्म्स ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे जैसे दोस्त भी, मेरे प्रिय वॉटसन। रात हो चुकी थी। बेकर स्ट्रीट के बाहर गाड़ियों की आवाजें धीमी पड़ रही थी। हॉल्म्स ने अपनी पाइप में तंबाकू भरा और बोला, वॉटसन, अब जब यह रहस्य खत्म हुआ, मुझे यकीन है कि हमारा अगला केस कहीं ज्यादा पेचीदा होगा। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, हॉल्म्स। हॉल्म्स ने अपनी टोपी उठाई और बोला, तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अपराध सोता नहीं, और नहीं हम। दोनों हंस पड़े। घड़ी ने 9 बजाए। बाहर कोहरा फिर से गहराने लगा और लंदन की गलियों में एक बार फिर शर्लॉक होल्म्स का दिमाग किसी नए रहस्य की तलाश में भटकने लगा। सुबह की ठंडी हवा बैस्करविल हॉल के चारों ओर घूम रही थी। सर हेनरी अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा थका हुआ लेकिन राहत से भरा हुआ। डॉक्टर वॉटसन ने मेज पर चाय का प्याला रखा और धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया। सर हेनरी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि यह सब इंसान का किया था, किसी शैतान का नहीं। दरवाजा खुला। शर्लॉक होल्म्स अंदर आया। वो पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिख रहा था। सर हेनरी, होल्म्स बोला, आपका डर खत्म होना चाहिए। असली राक्षस मर चुका है और उसके साथ उसका धोखा भी। वॉटसन ने कहा, लेकिन होल्म्स, हमें बताओ, तुमने ये सब कैसे जाना? होल्म्स मुस्कराया और खिड़की के पास चला गया। वॉटसन, हर रहस्य का एक सूत्र होता है। मैंने उस सूत्र को शुरुआत से ही पकड़ लिया था। वो मुड़ा और बोला, स्टेपल्टन असल में बास्करविल परिवार का ही वंशज था। उसका असली नाम रॉजर बास्करविल था, सर चार्ल्स का दूर का रिश्तेदार। वो दक्षिण अमेरिका भाग गया था जब उसके पिता को देश निकाला दिया गया। वहां उसने अपनी पहचान बदली और इंग्लैंड लौटा, नए नाम स्टेपल्टन के साथ। सर हेनरी ने आश्चर्य से कहा, तो वो मेरे परिवार का ही हिस्सा था? होल्म्स ने सिर हिलाया, हां, और इसी कारण उसे विरासत का लोभ हुआ। वो चाहता था कि अगर सर चार्ल्स और आप दोनों मर जाएं, तो संपत्ति उस तक पहुंच जाए। वॉटसन ने पूछा, और कुत्ता? होल्म्स ने मेज से एक पुरानी बोतल उठाई और बोला, फॉस्फोरस। यही वो पदार्थ था जिससे उसने उस कुत्ते को भूतिया बना दिया। अंधेरे में ये चमकता है, लेकिन ये जानवर के लिए भी जहरीला था। सर हेनरी ने कांपते हुए कहा, तो सर चार्ल्स की मौत? होल्म्स ने कहा, वो डर से मरा। स्टेपल्टन ने उस रात सर चार्ल्स को बगीचे में बुलाया और उस पर कुत्ता छोड़ दिया। डर से उसका दिल रुक गया। कोई काटने का निशान नहीं मिला, क्योंकि असल में उसकी मौत भय से हुई थी। वॉटसन ने कहा, और उसने मिस स्टेपल्टन को अपनी बहन बताया? होल्म्स बोला, असल में वो उसकी पत्नी थी। उसने सबको धोखा देने के लिए उसे बहन कहकर पेश किया, ताकि वह सर हेनरी के करीब जा सके। उसने उसी महिला का इस्तेमाल अपने लालच के लिए किया। सर हेनरी ने गहरी सांस ली। बेचारी औरत। होल्म्स ने कहा, वो उसके अत्याचारों से डरती थी। उसी ने हमें सब बताया जब उसने देखा कि उसका पति कितना गिर चुका है। होल्म्स कुर्सी पर बैठा और बोला, वॉटसन, याद है वो समय जब तुमने मैदान में किसी आदमी को छिपा देखा था? वो मैं था। मैं चुपचाप सब पर नजर रख रहा था, ताकि स्टेपल्टन को यकीन हो कि उसका खेल चल रहा है। वॉटसन ने कहा, तुम्हारी योजना गजब थी, होल्म्स। होल्म्स मुस्कराया। कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमें खुद को परछाई बनाना पड़ता है। सर हेनरी ने कहा, होल्म्स, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। ये घर मेरे परिवार की यादों से ज्यादा उसके डर से भरा है। होल्म्स ने कहा, मैं समझता हूं। कुछ समय के लिए लंदन जाओ या विदेश निकल जाओ। जब दिल का बोझ हल्का होगा तो ये घर फिर से घर लगेगा। कुछ हफ्तों बाद बेकर स्ट्रीट। होल्म्स अपनी कुर्सी पर बैठा था और वॉटसन उसके सामने।
बाहर कोहरा था, लेकिन अब वो डरावना नहीं लगता था। वॉटसन ने कहा, "हॉल्म्स, ये केस मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा।" हॉल्म्स ने पाइप सुलगाते हुए कहा, "हाँ, वॉटसन, ये केस इंसान के सबसे पुराने डर की कहानी है, जब बुद्धि और अंधविश्वास आमने सामने खड़े होते हैं।" वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, "और एक बार फिर बुद्धि जीत गई।"